देखो चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि जो एटम है इस एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। उसके पहले एटम कितने पार्टिकल से बनता है? 3 टाइप के पार्टिकल से बनता है। कौन से थे? एक फॉर्म में बोला था इलेक्ट्रॉन, दूसरे फॉर्म में बोला था प्रोटॉन, और तीसरे फॉर्म में बोला था सही या गलत? तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड वन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन। अब ये भी देखना होगा कि उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल है। तो पहले यही देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन से। कहाँ से शुरू करेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको कहा जाता था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, लिखना नहीं है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, एक ग्लास का ट्यूब लिया गया, दिस इज सिलेंड्रिकल। ये 2D में है तो ऐसा दिखेगा, ये 3D में रहेगा तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और इसके एक साइड में एक मेटालिक प्लेट लगाया गया है यहाँ पे, और एक मेटालिक प्लेट यहाँ लगाया गया। ठीक है, 2 मेटालिक प्लेट लगाए गए। ठीक है, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोड। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है? नाम इलेक्ट्रोड कितने लोगों ने सुना हुआ है? हैंड स्ट्रेट होना चाहिए। इनमें से कितने लोगों शुरू में इनमें से कितने लोगों को मतलब पता है उसका? कहाँ यूज किया था इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? पढ़ लेंगे, उसमें आता है। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रोड का मतलब, जितना बोला है उतना ही लिखना है। इलेक्ट्रोड का मतलब बाकी कुछ नहीं, जितना बोला है उतना ही लिखना है, बाकी लिखने के लिए समय मिलेगा। इलेक्ट्रोड्स आर द मेटालिक रॉड which is used to transfer electrons or to conduct electricity. और to conduct electricity. ठीक है, दोनों काम करता है। 10 टॉपिक क्लोज कर दो, हो गया उसका काम। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है, 2 मेटालिक रॉड है, एक राइट साइड में लगा दिया, दूसरा अपने लेफ्ट साइड में लगा दिया। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके साथ ज्वाइन करेंगे बैटरी के साथ। ठीक है, this is the positive terminal of battery and this is negative terminal of battery। ये रहेगा नेगेटिव टर्मिनल और ये रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को जो अटैच है इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? नेगेटिव, और पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव।
इसके ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव और इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव। ये है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रेवल करेंगे? इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो रहेगा वो कहां से ट्रेवल करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैं मान सकता हूँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसा कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो होता है वो फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल करने का डायरेक्शन ये रहेगा, तो करंट जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन करंट जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल होगा, क्योंकि तो दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसा होता है? अपोजिट होता है। तो जिस डायरेक्शन में सपोज इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट कहाँ फ्लो होगा? राइट। तो दोनों का डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ओके, अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड। क्या कहा जाएगा? कैथोड। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको कहा जाता है एनोड। ठीक है, सपोज यहाँ से कोई रेडिएशन कैथोड इमिट करेगा तो उसको कौन सा रेडिएशन बोलेंगे? कैथोड। अरे कैथोड जो रेडिएशन इमिट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैथोड रेडिएशन। और एनोड जो रेडिएशन इमिट करेगा उसको क्या बोलेंगे? जो पार्टिकल कैथोड इमिट करेगा उसको क्या बोलेंगे? कैथोड पार्टिकल। और जो पार्टिकल एनोड इमिट करेगा उसको क्या बोलेंगे? एनोड पार्टिकल। तो पार्टिकल दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कैथोड पार्टिकल और दूसरा हो सकता है एनोड पार्टिकल। एक हो सकता है कैथोड रेडिएशन और दूसरा हो सकता है एनोड रेडिएशन। क्लियर? आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एक वैक्यूम पंप को लगाएंगे। इसको लगाएंगे वैक्यूम पंप। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम पंप का मतलब क्या होता है? जिस पंप को यूज करके हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि हमारे रूम का जो प्रेशर है वो 1 atm है, नॉर्मल प्रेशर है, और हमको इस रूम का प्रेशर बढ़ाना है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए हमको वैक्यूम पंप का काम यूज करना पड़ेगा। इसका काम होता है, नॉर्मली इसका काम तब आता है कि प्रेशर को कम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैक्यूम पंप जो रहेगा इसका काम क्या है? देखो डायग्राम बना रहा हूँ, हर किसी का यूज बता रहा हूँ, बाद में पूछूंगा भी सामने बुला के, तो ध्यान रखना है हर एक बात का मतलब क्या मैंने बोला। बैठ जाओ, तो आफ्टर रूम में लेके आना है। तो वैक्यूम पंप का काम क्या है? यहाँ के प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, प्रेशर बढ़ाना है, कम करना है, तो इसके हिसाब से वैक्यूम के हिसाब से। ठीक है, और वैक्यूम जो रहेगा यहाँ पे प्रेशर को चेंज करेगा। अब मैंने बोला यहाँ का प्रेशर कंट्रोल करेगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर है और प्रेशर जो रहेगा वो गैस की वजह से रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक गैस प्रेजेंट है, कोई भी एक गैस, कोई भी, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, मतलब हीलियम गैस है। कौन सा गैस है? हीलियम। ठीक है, ये गैस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यही मानते हैं कि पार्टिकल का जो ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत है। और मीडियम 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम रहेगा तो पार्टिकल ट्रांसफर होंगे। और देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एक पार्टिकल है, और जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तब तक क्या फ्लो नहीं होगा? तो करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और पार्टिकल के ट्रांसफर के लिए क्या जरूरी है? मीडियम जरूरी है। और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? गैस रखा हुआ है। इफ यहाँ पे गैस नहीं रहेगा तो पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है? तो गैस की वजह उसका रीजन भी बता दिया। इनकेस हम यहाँ पे गैस नहीं रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर होने के लिए किसकी जरूरत चाहिए? मीडियम की जरूरत चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये हो गया पूरा सेटअप। यहाँ पे बैटरी हमने लगाई है, और ये बैटरी जो रहेगा इसका वोल्टेज जो रहेगा वो रहेगा 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट के बीच में। कितना रहेगा इसका वोल्टेज? कितना? 5000 से लेकर 10,000 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। इसको कंट्रोल करेंगे प्रेशर। तो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो वोल्टेज सप्लाई किया था वो कितना था? 5000 से 10,000 के बीच में।
यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप को यूज करके प्रेशर को कंट्रोल किया था और प्रेशर रखा था 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻4 atm। बहुत ज्यादा या बहुत कम है? बहुत कम है। ठीक है, तो प्रेशर कम रखा है और वोल्टेज जो है वो कैसा है? ज्यादा। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, उनको ये चेक करना था कि ये जो इलेक्ट्रोड है किसका बना हुआ है? मेटल का। और मेटल जो है वो मैटर है और मैटर जो है वो पार्टिकल का बना हुआ है। तो जे थॉमसन को किसी ने बोला था कि जो मैटर है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बना हुआ है और इफ वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बना हुआ है तो यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल जो रहेंगे वो क्या होने चाहिए? ट्रैवल होने चाहिए। तो नेगेटिव पार्टिकल ट्रैवल्स होंगे कि नहीं होंगे वो चेक करना है इसको। ठीक है, अब रेडिएशन जो होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे जो रेडिएशन आएगा ये रेडिएशन इनविजिबल होता है और रेडिएशन इनविजिबल होगा तो हमें कैसे पता चलेगा रेडिएशन पास हुआ है कि नहीं हुआ है? और ये पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाएंगे, फ्लूरोसेंट मटेरियल लगाएंगे यहाँ पे। और ये जो फ्लूरोसेंट मटेरियल रहेगा ये रहेगा जिंक सल्फाइड। क्या रहेगा? जिंक सल्फाइड। और ये है फ्लूरोसेंट मटेरियल। फ्लूरोसेंट मटेरियल, ठीक है। मटेरियल दो तरह के आते हैं, एक होता है फ्लूरोसेंट और दूसरा होता है फॉस्फोरेसेंट। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो उनमें से ये दोनों है। ठीक है, फ्लूरोसेंट फॉस्फोरेसेंट दोनों मटेरियल सेम होते हैं। क्या होते हैं वो बताता हूँ। ये वो मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर लाइट आएगा तो ये चमकते हैं और लाइट नहीं रहेगा तो नहीं चमकेंगे। बेस्ट एग्जांपल रेडियम। जब भी हम लोग नाइट में ट्रैवल करते हैं और सामने कहीं पे टर्न है तो सामने रेडियम से वहाँ पे सिंबल लिखा जाता है कि आगे राइट टर्न है, लेकिन वो सिंबल हमको तभी दिखाई देगा जब किसी व्हीकल का लाइट उसके ऊपर जाएगा। तो फ्लूरोसेंट एंड फॉस्फोरेसेंट तो ऐसे मटेरियल है जिन मटेरियल के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट का मतलब पड़ना, तो जैसे उस मटेरियल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है तो वो चमकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्लूरोसेंट मटेरियल को यूज किया और सपोज यहाँ पे रेडिएशन पास हो रहा है और ये रेडिएशन यहाँ पे जाएगा, लाइट यहाँ पे जाएगा तो ये चमकेगा। और इफ यहाँ पे चमक हो रही है इसका मतलब यहाँ से लाइट पास हो रहा है। ठीक है, तो फ्लूरोसेंट फॉस्फोरेसेंट दोनों ऐसे मटेरियल है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल जाएगा वो लाइट के फॉर्म में जाए या किसी भी फॉर्म में जाए, जैसे पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो ये चमकेंगे। कैसे करेंगे? चमकेंगे। और ये यहाँ पे नॉर्मली कोई भी डिफरेंट कलर यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इफ यहाँ से कोई पार्टिकल जा रहा है और ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो ये जिंक सल्फाइड का जो पार्ट है वो चमकेगा। चमकेगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पार्टिकल चला गया। सपोज ये चमका ही नहीं, इसका मतलब पार्टिकल पास हुआ नहीं, क्योंकि पार्टिकल जो है वो इनविजिबल है ना, और इनविजिबल होने के लिए हमें कैसे पता चलेगा पार्टिकल पास होगा कि नहीं होगा? तो ये पता करने के लिए हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड को यूज किया है। ये किसका काम करेगा? फ्लूरोसेंट मटेरियल का। ये दोनों मटेरियल कौन से हैं? फ्लूरोसेंट फॉस्फोरेसेंट ऐसे मटेरियल है जिनके सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल आता है या तो कोई लाइट आता है तो वो चमकते हैं। फिर आप बोलोगे सर दोनों का काम सेम है तो दोनों का नाम डिफरेंट क्यों है? दोनों का नाम डिफरेंट इसलिए है जैसे पार्टिकल आएगा तो तुरंत चमकेगा वो फ्लूरोसेंट, थोड़ी देर के बाद चमकेगा वो फॉस्फोरेसेंट। तो एक फास्ट है, दूसरा स्लो है, दोनों का काम सेम है। लाइट या पार्टिकल सरफेस के ऊपर आता है तो वो ग्लो करेंगे। ये फास्ट ग्लो होगा, ये स्लो। मतलब समझा? जो समझा वो लिखो दो लाइन में, इन दोनों का मतलब फ्लूरोसेंट फॉस्फोरेसेंट का मतलब
ओनली फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट का मतलब क्या होता है दोनों का मतलब? ऐसे सब्सटेंस जिनके सरफेस के ऊपर कोई लाइट या तो कोई पार्टिकल आने के बाद वो ग्लो होते हैं। एक फास्ट ग्लो होता है, दूसरा स्लो। जो फास्ट होगा उसको बोलेंगे फ्लोरोसेंट, जो स्लो होगा उसको बोलेंगे फॉस्फोरेसेंट। ये इसी चैप्टर में आएगा कि एक फास्ट ट्यूब ग्लो होता है और दूसरा स्लो ट्यूब होता है। कॉपी क्लोज। ठीक है, तो इस साइड में क्या लगाया गया है? जिंक सल्फाइड, जो किसका काम करेगा? ठीक है, पहले यहाँ पे प्रेशर जो था वो मैं लगता हूँ 180 है और यहाँ से इतना वोल्टेज पास किया गया और वो चेक कर रहे थे कि यहाँ पे ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब रेडिएशन पास हुई कि नहीं हुई? फिर उन्होंने प्रेशर को बढ़ा के 2 atm कर दिया। फिर चेक किया थॉमसन ने कि क्या हो रहा है, क्योंकि रेडिएशन है दिखेगा तो नहीं, तो जो भी कुछ पता चलेगा वो कहाँ से पता चलेगा? जिंक सल्फाइड। अब उन्होंने जिंक सल्फाइड यहाँ पे कौन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मतलब वो चेक किसको कर रहा था? फैराडे ने बोला था कि मैटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बना हुआ है। तो उसकी बात कितनी सही है और कितनी झूठ है ये पता करने का काम इसने किया था और इसलिए उसको नेगेटिव, उसको पता था कि नेगेटिव रेडिएशन कहाँ पे जाएंगे और इसलिए उसने किसके पीछे लगा दिया? मतलब कोई मेरे साइड में आ रहा है तो मेरे पीछे शीट लगाया हुआ है, क्योंकि जब मेरे साइड में आएगा तो वो पीछे के शीट में दिख जाएगा और इसलिए उन्होंने मेरे पीछे लगाया। वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब ट्रैवल करेंगे पॉजिटिव के साइड में तो पॉजिटिव के पीछे लगाया हुआ है फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रम। प्रेशर कितना है? ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ नहीं। फिर उसने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा के 4 atm कर दिया तो भी कुछ ग्लो नहीं मिला। फिर उसको पता चला कि प्रेशर को बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, प्रेशर को कम करते हैं। ऐसे ही प्रेशर को कम करते गया और जैसे प्रेशर 10 to the power -2 atm चला गया तो यहाँ पे हल्का सा ग्लो होना शुरू कर दिया। उसको ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे ये ग्लो करेगा। प्रेशर को और कम करते गया और कम करते गया तो ये ग्लो जो है वो 10 to the power -2 से लेकर 10 to the power -4 atm के बीच में ये ग्लो हो रहा था। इससे प्रेशर ज्यादा रहेगा तो भी ग्लो नहीं कर रहा था, इससे प्रेशर कम रहेगा तो भी वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला था कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको प्रेशर कितना मेंटेन करना पड़ेगा? कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 10 to the power -2 से लेकर 10 to the power -4। ठीक है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वही मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे ये ग्लो हो रहा है और यहाँ पे जो ग्लो हो रहा है वो ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? ग्रीन। अब यहाँ पे ग्लो हो रहा है मतलब यहाँ से क्या निकले होंगे? रेडिएशन। और ये रेडिएशन जो रहेंगे वो आगे जाएंगे और आगे जाके किसके ऊपर टकराएंगे? जिंक सल्फाइड के ऊपर। और इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज कैथोड जो रहेगा वो रेस को इमिट करेगा। किसको इमिट करेगा? रेस को। और ये रेस किसने इमिट किए? और इसलिए इसको कहा गया था कैथोड। ये कैथोड रे किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए? ये प्राइमरी कंफ्यूजन है कि ये पार्टिकल जो है, ये रेडिएशन, ये रेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है ये पता करने के लिए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया। किसको यूज किया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रखा और मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ रखा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी रेडिएशन स्प्रेड जा रहा है।
इन केस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी रेडिएशन स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब रेडिएशन के ऊपर चार्ज कौन सा है? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इफ रेडिएशन के ऊपर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो किस साइड में जाएगा वो? पॉजिटिव साइड में। और चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव। बिकॉज अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं क्या? ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे जो रेडिएशन जा रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये रेडिएशन जो रहेगा वो इस टाइम में डाइवर्ट होगा। सही है ना? इन केस हम मान के चलते कि ये वाला रेडिएशन जो है वो नेगेटिव चार्ज का है, तो कौन अट्रैक्ट करेगा? ये डाइवर्ट हो जाएगा ना डायरेक्शन। और सपोज मान के चलते कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज ऐसे तो क्या होगा? इधर जाएगा। तो किसी भी रेडिएशन के ऊपर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, ये कंफर्म करने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और जब थॉमसन ने ऐसा किया, मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया, तो इसको ये पता चला कि ये वाले जो रेडिएशन है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रिफ्लेक्ट मतलब पाथ चेंज होना। इसका मतलब रेडिएशन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज है, ये कंफर्म हो गया। तो ये पता चला कि ये जो कैथोड रे है ये कौन से चार्ज के है? नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगे? पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड? पॉजिटिव। इफ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तो स्ट्रेट जाएंगे। मतलब हमने किसी फील्ड को अप्लाई नहीं किया तो नॉर्मली इन रेडिएशन का जो डायरेक्शन रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा या जिगजैग रहेगा? मतलब ये रेडिएशन हमेशा कहाँ पे ट्रेवल करेंगे? स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है। इनके ऊपर चार्ज कौन सा हुआ? पता कहाँ से चला? मैग्नेटिक फील्ड से। कहाँ से पता चला? मैग्नेटिक फील्ड से। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनको कहा गया नेगेट्रॉन। क्या कहा गया? नेगेट्रॉन। तो थॉमसन ने बोला कि नेगेट्रॉन है। आगे जाके इसका मॉडिफिकेशन हुआ और इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन। क्या गया? इलेक्ट्रॉन। तो पहले का नाम क्या था? नेगेट्रॉन। और अभी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज और कैथोड रेज के प्रॉपर्टी सिमिलर है। और इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट हुआ था या एनोड से? कैथोड। और इसलिए इसको क्या कहा गया? समझ में आ गया? तो ये है कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो। हर एक चीज क्यों यूज की है, क्या काम है उसका, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। पॉजिटिव तरफ से चार्ज जाएगा इस साइड में? हाँ। नहीं, क्योंकि इफ यहाँ से कोई पार्टिकल इमिट होगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पड़ा है, मैं यहाँ पे नेगेटिव, और मेरे साइड से जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो कौन से? नेगेटिव। तो ये इस साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, क्योंकि इस साइड में कौन है? पॉजिटिव। और उस साइड से जो रेडिएशन निकलेंगे वो कहाँ पे आएंगे? नेगेटिव। तो मेरे साइड में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं ये पता करना है तो मेरे पीछे शीट लगानी पड़ेगी या मेरे सामने? मेरे सामने लगाएंगे तो क्या होगा? मैं जो इमिट करूंगा वो भी दिखाई देगा, वो जो इमिट करेगा वो भी दिखाई देगा। तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं निकाल पाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ से हुआ। इसलिए शीट मेरे पीछे लगाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव रेडिएशन को इमिट करेगा, तो वो नेगेटिव इस साइड में आएंगे, वो पीछे के साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए और बोलो सर, अगर हमने कैथोड यूज किया है, कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन ही निकल जाए, तो फिर मैग्नेट से चेक करने की क्या जरूरत है? मैग्नेट से ये चेक करने के लिए कि हमने बोला कि सही में ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो बस वो कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन टेस्ट, कि हमने जब बोला है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमको कंफर्म करना है। तो इसको यूज किया जस्ट कंफर्म करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई रिसर्च होता है, किसी नई बात को डिस्कवर किया जाता है, तो किसी ने बोला कि ये ऐसा है, तो वो बात उस टाइम पे मान लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि इसने जो बोला है वो सही है कि नहीं है। मैंने बोला कि यार यहाँ पे मैंने पेन डिस्कवर किया, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप लोग क्या करोगे?
जहां पे भी नेगेटिव चार्ज है वहां पे लेके जाके देखो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के फील्ड में जब लेके जाएंगे तो कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? नेगेटिव चार्ज के फील्ड में इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने जो बोला था झूठ है, क्योंकि इफ सही में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसको आप जब नेगेटिव फील्ड में लेके जाओगे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए। तो ये बस क्रॉस चेक करने के लिए। कर सकते हैं ना, लेकिन पहले ये फैराडे ने बोला था कि मैटर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बना हुआ है, इसलिए सबसे पहले नेगेटिव पार्टिकल को फाइंड करने का कोशिश किया गया इसलिए। और बोलिए experiment only to confirm that this electron is made up of matter and matter is made up of negatively charged particle, फैराडे ने बोला था। तो if a negatively charged particle है, ये नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रखा है, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव साइड में। एक नेगेटिव पार्टिकल है तो इसमें सही में नेगेटिव पार्टिकल है कि नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बाद में ये पता चला कि मैटर के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको पहले किया गया कैथोड रे, फिर कहा गया नेगेट्रॉन और लास्ट में कहा गया इलेक्ट्रॉन। अब ये वर्ड हम यूज करते हैं जस्ट टू कंफर्म। ओके, एक्सपेरिमेंट का सेटअप ड्रॉ कर लेना है जल्दी। बड़ा डायग्राम ड्रॉ करो, इतना बड़ा पेज है। और जल्दी, ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट है इसके लिए। ज्यादा डिजाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओनली सेटअप ड्रॉ करना है, बाकी नहीं, और उसको लेबल करना है। वैक्यूम पंप का काम क्या है? प्रेशर को चेंज करना। तो बात वाला ये पहले नहीं। नाम क्या बोला था? जिंक सल्फाइड, Zn+2 और सल्फर -2 आएगा छोड़ने के बाद, Zn गैस।
लिखो नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नंबर 1, it travels in straight line, it travels in straight line। Second point, they can rotate a wheel, they can rotate a wheel placed in their path, they can rotate the wheel placed in their path। In bracket mechanical effect, in bracket mechanical effect। Third point, this negatively particle initially called as negatron by Thomson, later it is named as electron by Stoney, later named as electron by Stoney, name of scientist। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भले ही थॉमसन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम का वर्ड जो है वो थॉमसन ने नहीं बोला था। एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे कि थॉमसन के हिसाब से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, नेगेट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं। नेक्स्ट बाय स्टोनी, STONEY, स्टोनी। Next, they can travel with high speed, next point, they can cause fluorescence, they can cause fluorescence। They can cause fluorescence, ये लिखा हुआ fluorescence। Next, they can heat the object, they can heat the object on which they can heat, HEAT, heat the object on which they fall, due to transfer of kinetic energy, Next point, when cathode rays fall on heavy metal, X-rays are produced, Next one, cathode rays passes ionizing power, Next, cathode rays show effect on photographic plate, Next point, the nature of cathode rays are independent of nature of gas,
नेचर ऑफ गैस और कैथोड मटेरियल यूज। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is -1.602 into 10 to the power -19 coulomb. Charge on electron is -1.602 into 10 to the power -19 coulomb. Next point, the mass of electron is this one कितना है 9.109 into 10 to the power -31 kg equals to 0.00054 AMU। बहुत ज्यादा मास है या बहुत कम है? बहुत कम। Mass is 9.109 into 10 to the power -31 kg equals to 0.00054 AMU. Next point, charge to mass ratio in bracket specific charge equals to 1.758 into 10 to the power -11 coulombs per kg। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 2 3 टोटल कितने हो गए? 13। बहुत हो गए। पॉइंट नंबर 1 2 3 रीड करो, इनमें से किसी में डाउट है तो बोलो, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं मैं। पहले आप पूछो फिर मैं पूछता हूँ। बोलो, रीड करो। ओके ठीक है। सपोज हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल है वो नेगेटिव वाला है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अब मैं पूरा सेटअप फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं जो काम का है वही। इनकेस हमने यहाँ पे व्हील रखा हुआ है, व्हील ऐसे 5 विंग्स वाला, ठीक है, 5 विंग्स वाला व्हील है, मतलब ऐसे कॉपी करो, ये दो हाथ में, मतलब हमको व्हील बनाना है तो व्हील ऐसे बनेगा, एक ये दूसरा विंग है ना, यहाँ पे तीसरा विंग, और ऐसे ये यहाँ पे मैंने दो ही विंग को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो विंग्स ऐसे है, और जैसे कोई लाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और if वो मैकेनिकल इफेक्ट शो करेगा तो इस विंग को पीछे ढकेलेगा, तो if वो व्हील को पीछे पुश कर रहा है, बैक साइड में पुश कर रहा है, इसका मतलब वो मैकेनिकल इफेक्ट शो करेगा। अब मैंने यहाँ से जोर से इसको प्रेस किया तो इसके वजह से इसके ऊपर मैकेनिकल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ पीछे जा पीछे जा पीछे से जाएगा वो, मतलब मैं जो आवाज दे रहा हूँ उस आवाज से इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मेरा जो साउंड रहेगा वो इस व्हील के ऊपर मैकेनिकल इफेक्ट नहीं शो करेगा। लेकिन एक मैं यहाँ से इसको प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, बैक साइड में जाएगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, मैकेनिकल इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो रेडिएशन है अल्फा कैथोड रेस, ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पता करने के लिए इस व्हील को यहाँ रखा गया, और जब यहाँ से कैथोड रे को पास किया गया तो कैथोड रे को पास करने के बाद ये ऐसा घूम रहा था,
मतलब जो यहाँ पे विंग था वो पीछे चला गया, तो दूसरा विंग यहाँ पे आ गया, फिर ये विंग पीछे चला गया तो तीसरा विंग आ गया। तो इसका मतलब ये ऐसा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और इफ ये व्हील यहाँ पे रोटेट होगा किसकी वजह से, तो हमने यहाँ से वोल्टेज पास करना शुरू कर दिया तो ये व्हील रोटेट होना शुरू कर दिया। जैसे हमने यहाँ से पॉज कर दिया तो व्हील का रोटेशन बंद हो गया, फिर से हमने इसका रोटेट मतलब पावर शुरू कर दिया तो फिर से उसने क्या कर दिया, रोटेशन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जब यहाँ से वोल्टेज को पास करेंगे तो रेडिएशन पास हो रहे, और जब रेडिएशन पास हो रहे तो वो क्या करेंगे, व्हील को मूव करेंगे। जैसे हमने यहाँ से पावर बंद कर दिया तो रेडिएशन स्टॉप हो जाएगा, और रेडिएशन स्टॉप हो जाएगा तो व्हील जो रहेगा वो भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इससे ये पता चला कि ये जो रेडिएशन है वो इस व्हील को मूव कर सकता है, और जब ये व्हील को मूव करेगा इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट करेगा, मैकेनिकल इफेक्ट करेगा। हमारा इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे आ रहा है तो उसे वो डायरेक्ट वो पॉजिटिव तो नहीं होता है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड है नेगेटिव, सही है। तो रेडिएशन यहाँ से नहीं निकलेगा, क्यों, वहां पे तो कैथोड है ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा, जहाँ पे कैथोड होगा। तो यहाँ से रेडिएशन निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से। तो ये तो रेडिएशन है, ये तो सीधे चले गए ना, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम इसके बारे में बात कर रहे कि ये जो रेडिएशन है वो क्या करेंगे, इस विंग को टकराएंगे, और इस विंग के ऊपर वो क्या करेंगे, मैकेनिकल इफेक्ट करेंगे, उसको पुश करेंगे, तो ये विंग रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कोलाइड होने की वजह से उधर भी पहुंचेंगे, वो प्लस की तरफ पहुंचेंगे। अब सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा स्ट्राइक करेगा और इधर चला गया, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये रेडिएशन इसको पुश करेगा, ठीक है। ये विंग ऐसे था, पार्टिकल आया, इसके रास्ते में ये है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा, रास्ते से हट गया, अब क्या करेगा, इसके साथ जाएगा, सीधा जाएगा ना, क्या जाएगा। 1 2 3 पॉइंट बोलो। कैथोड रे के ऊपर ही एनोड रे डिपेंड है, इसलिए इसके बारे में पूछ लो तो पूछना है। तीनों पॉइंट क्लियर, यस और नो आवाज आना चाहिए, यस। 4 5 6 रीड करो। देखो अब हमने बोला कि ये कैथोड रे जो है वो किसके फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन, और ये पॉइंट लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में रहेगा, और हम ये मान के चलते हैं कि जो जितने ज्यादा स्पीड में रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना, और जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराता है तो वो अपनी एनर्जी उसको देता है। तो जब हाई एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और मेरे ऊपर टकराएगा तो उसकी एनर्जी मेरे बॉडी में ट्रांसफर होगी, तो मेरे बॉडी के अंदर की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, तो मेरे बॉडी के अंदर का हीट बढ़ेगा या कम होगा। और इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के ऊपर टकराता है तो ये हाई स्पीड में होने की वजह से उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेगा जिसके सरफेस के ऊपर वो कोलाइड हुआ है, और वो पूरा का पूरा एनर्जी जब उसको देगा तो उसके बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए लिखा हुआ है वो हीट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे जो रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा मेटल का, इसका इनिशियल का टेम्परेचर T1 था, तब यहाँ से पावर सप्लाई बंद था, फिर उन्होंने पावर सप्लाई शुरू कर दिया और बाद में इसका जो टेम्परेचर था वो था T2, फिर दोनों को चेक किया और फिर पता चला कि T1 से ज्यादा तो T2 है, फिर हम तो ये बोलेंगे कि हमने तो टेम्परेचर सप्लाई नहीं किया, फिर टेम्परेचर बढ़ा दी, तो ये पता चला कि यहाँ पे जो रेडिएशन पास हो रहे हैं वो हाई स्पीड में जा रहे हैं, और जब हाई स्पीड वाले पार्टिकल कौन, इलेक्ट्रॉन या तो कैथोड रे, जब इसके सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको देंगे,
इसको, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जब इसका एनर्जी बढ़ेगा तो इसका हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट अप टू 6। 7, 8, 9 बोलो। जैसे हमने यहाँ पे फ्लूरोसेंट मटेरियल यूज किया है, यहाँ पे हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट को भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ऐसा है कि फ्लूरोसेंट मटेरियल जो रहेगा वो तुरंत आपको बताएगा, यहाँ से रेडिएशन पास हो रहा है तो तुरंत ग्लो करेगा। फोटोग्राफिक प्लेट को यूज करेंगे तो भी वो हमको बताएगा कि यहाँ पे रेडिएशन गए कि नहीं गए। फर्क इतना है कि इसके लिए उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करना होगा। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के रील्स आते थे, रील नहीं रोल, रील्स तो दूसरा होता है अभी, तो ऐसे रील्स को यहाँ लगाया जाएगा, और जब उसके ऊपर कोई लाइट स्ट्राइक होगा तो वहां पे एक डॉट आएगा, तो वो डॉट हमको तुरंत दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए उस फिल्म को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद तो इनिशियली ऐसा होता था कि यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट को लगाया जाता था, और बाद में पता चलता था कि यहाँ पे एक डॉट है, इसका मतलब रेडिएशन यहाँ पे आया था। लेकिन अभी हम क्या यूज करते हैं, फ्लूरोसेंट। दोनों में फर्क क्या है, एक का रिजल्ट देखने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, और ये जो रहेगा ये तुरंत रिजल्ट देता है। जैसे रेडिएशन आएगा ये ग्लो करेगा, तो तुरंत पता चलेगा कि यहाँ पे रेडिएशन आया है कि नहीं आया है। 7 रीड करो। When cathode rays fall on heavy metal, X-rays are produced. ओके, देखो एक्स-रेज जो होते हैं, अल्फा रेस, गामा रेस, एक्स रेस, ये उन मेटल से बनते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, और जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है उनको कहते हैं हेवी एलिमेंट्स। तो वो हेवी एलिमेंट्स जो रहेंगे वही प्रोड्यूस करेंगे। एक पॉइंट लिखा है कि वो गैस को आयोनाइज करेगा, नंबर ए। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो रिलेटेड है। कैसे वो बताता हूँ। एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, अब देखो पहले क्या हुआ, मैंने आपको एक बात यहाँ बोली थी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। इनिशियली हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पॉइंट मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल, छोटा वाला बॉल रखा है, और इधर से मैं दूसरा छोटा सा बॉल हाई स्पीड से फेंकता हूँ, और इफ ये बॉल इस बॉल के ऊपर स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, ये जो बॉल है ये तो दूर चले जाएगा, लेकिन जो बॉल यहाँ बैठा था वो भी दूर चले जाएगा। तो यहाँ पे बॉल्स का क्वांटिटी बढ़ेगा या कम होगा। तो यहाँ पे एक बॉल था, यहाँ से दूसरा बॉल हाई स्पीड से आया, वो खुद तो चला गया लेकिन इसको साथ ले गया। समझ आ गया ना। वही होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यहाँ से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब इस गैस के ऊपर आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। इनडायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये क्या बन जाएगा, H+। क्यों H+ बना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आया था कहां से, कैथोड रे से, उसने क्या किया, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और अपने साथ उसको लेके गया। आगे जाने के बाद उसको एक और हाइड्रोजन गैस मिला, उसका इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर लिया। तो जब इस हाइड्रोजन गैस का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो क्या बनेगा, H+। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बन जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बनेगा, H+। तो यहाँ से जो नेगेटिव रेडिएशन आ रहे थे, वो नेगेटिव रेडिएशन ने यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल को लेके गए। अब मान लें कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे हमको 4 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। पहला वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, कैथोड से,
और बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले। तो हमने क्या किया, ये चारों इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर किया, तो ये पता चला कि चारों इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो आइडेंटिकल है। चारों इलेक्ट्रॉन का मास जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, H+ में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 0, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 से +1 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ कि नहीं होगा। तो जब भी कोई न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है तो हम कहते हैं कि वो आयोनाइज्ड हो गया। क्या हो गया, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड होने का मतलब होता है न्यूट्रल पार्टिकल आयन में कन्वर्ट होना। आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज हमने बोला A से ये A+1 बना, ये पहले न्यूट्रल था, अब क्या बना, आयन बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड होना। हमारे पास B था, चार्ज कौन सा है, 0, यहाँ पे क्या बन गया, B-1, न्यूट्रल से क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल बन गया। तो न्यूट्रल से चार्ज पार्टिकल का जो बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या होना, आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे जो गैस हमने यूज किया था वो हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन +1, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिला था सबका मास चेक किया तो सबका मास कैसा है, सेम। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल दिया और यहाँ पे हमने यूज किया हेलियम। इसको यूज किया, वो भी तो गैस ही है ना। तो यहाँ पे हमने यूज किया हेलियम, यहाँ पे भी यूज किया हेलियम, और यहाँ पे यूज किया हेलियम। तो क्या होगा, पहले जो रेडिएशन आएगा वो क्या करेगा, हेलियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलियम+1। पहले क्या था, हेलियम न्यूट्रल, अब कौन सा है, +1। तो न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड। यहाँ पे भी हेलियम जो रहेगा वो क्या बनेगा, हेलियम+1, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, हेलियम+1। हो गया। पहले जो इलेक्ट्रॉन मिले थे वो किससे मिले थे, हाइड्रोजन से, अभी किससे मिले, तो बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन मिले थे उनका मास चेक किया गया और बाद में हेलियम से मिले हुए इलेक्ट्रॉन का मास चेक किया गया। मान के चलते हैं कि दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों का मास डिफरेंट है, तो क्या हम बोल सकते हैं सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा, नहीं। लेकिन पता ये चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने रिमूव किए थे और जो इलेक्ट्रॉन्स हेलियम ने रिमूव किए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मास कैसा है, सेम। तो पहले कौन सा गैस यूज किया, अब कौन सा यूज किया, तो जो हमको पार्टिकल्स मिले हैं उनके मास जो है वो सेम है या डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो कैथोड रेज हमको मिल रहे हैं, यहाँ पे जो हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उनका नेचर जो रहेगा वो इस गैस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट या सेकंड लास्ट, द नेचर ऑफ कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। मतलब आप यहाँ पे गैस हाइड्रोजन यूज करो, यहाँ पे गैस हीलियम यूज करो, यहाँ पे गैस नाइट्रोजन यूज करो, आप कोई भी गैस यूज करो, वहां से मिलने वाला जो नेगेटिव पार्टिकल रहेगा, वहां से मिलने वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब उसके गैस के नेचर के ऊपर इनके प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं रहेंगे। गैस कोई भी होगा तो भी उनके प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी। ठीक है, बाकी पॉइंट बाद में।